बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 32 जो कि है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस वाले हिस्से को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल के सबक में पढ़ा था वो क्या था। हमने कल जो गुफ्तगू की थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर गुफ्तगू हुई थी। और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ वगैरह आए, उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई आम आदत को बतलाना चाह रहे हों। इसी तरह से जर्नल हकीकत यानी हकीकत को आप बतलाना चाह रहे हो। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी जुमले ताज्जुब ताज्जुब वाला जुमला हो और उसमें हियर और देयर वगैरह का खास तौर पर अगर इस्तेमाल हो तो इस सूरत में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमारा कोई काम है वो रोज़ रोज़ होता है और उसके लिए कोई ख़ास वक्त है, मुतय्यन वक्त है, तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कोटेशन में यानी अक़वाल में भी अक्सर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले मिलेंगे, तो इस्तेमाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कितनी किस्में हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुल 4 किस्में होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें पैसिव वॉइस में तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज, आर, एम। इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ। इसी तरह से यू जो कि सिंगुलर यानी वाहिद होगा उसके साथ भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे और एम का इस्तेमाल आई के साथ खास है। और आगे हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अगर अफर्मेटिव में कोई आपका जुमला है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के लिहाज से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और अगर यहाँ पर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं तो बाई ऐड करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे सब्जेक्ट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, आर, एम है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और अगर आप सब्जेक्ट यानी फाइल को, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब फाइल होगा, करने वाला जिस डूअर कहते हैं उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड और उसके बाद आप बाई के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे डूअर का यानी काम करने वाले का अगर आप लाना चाहते हैं तो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद इज, आर, एम का इस्तेमाल करेंगे, वही माना है हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाएंगे तो उनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप सब्जेक्ट यानी डूअर यानी काम करने वाले को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे उसको बाई के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई जुमला है, सवालिया जुमला है, लेकिन वो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है उर्दू में, तो उसके लिए आप डायरेक्टली अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे दोनों में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चूंकि लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो जाए तब। लेकिन लफ्ज़ क्या अगर बीच में आए तो उस वक्त हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वाट का माना लाएंगे, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ क्या शुरू में आएगा तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही अपने जुमले का शुरुआत करेंगे। तो ये सारी बातें हैं कल के सबक से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जो कि एक्सरसाइज यानी तमरीन है। और सबसे पहले हम अल्फाज़ मानी को दोहराएंगे और इसमें से सबसे पहला है पियन, चपरासी, परफ्यूमर, परफ्यूमर या इत्र फरोश, फोटोग्राफर, 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 फिजिशियन, मुआलिज, पायलट, पायलट, प्लम्बर, प्लम्बर या नल साज नल बनाने वाला, पोएट, शायर, पुलिसमैन, पुलिस, पॉलिटिशियन, सियासतदान, वोटर, कुली। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेते हैं। डाकिया, पोस्टमैन, कुम्हार, पोटर, प्रेसमैन, प्रेसमैन, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर, मालिक,
प्रोप्राइटर, नाशिर, पब्लिशर, खुर्दा फरोश यानी जो खुलता सामान बेचता है उसको बोलते हैं खुर्दा फरोश, रिटेलर, रिटेलर, मल्लाह, सेलर। तो ये हमारे अल्फाजु मानी हुए अस्मा यानी नामों से मुतल्लिक आगे चलते हैं और अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से पहला इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, बेहतर करना, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, ज्यादा होना, ज्यादा करना भी होता है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इत्तला देना, इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड, जख्मी करना, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, जलील करना, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, तफ्तीश करना, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, दावत देना, ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, जोड़ना या जुड़ना भी होता है, किल, किल्ड, किल्ड, कत्ल करना, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, उठाना। तो ये हमारे अल्फाजु मानी है अफ़आल से मुताल्लिक़। आगे चलते हैं और डेली यूज यानी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों को लेते हैं, जिसमें से पहला है चराग गुल हो गए। कहेंगे द लैम्प हैज़ गॉन आउट, मैच बराबर रहा, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, बात आपसे मुताल्लिक़ नहीं है, द मैटर डज नॉट कंसर्न यू, मामला अभी भी ज़ेर इल्तिबा है यानी गौर ख़ौज़ किया जा रहा, फिक्र यानी उसके बारे में बातचीत चल रही, देखा भाला जा रहा मामले को। तो कहेंगे द मैटर इज स्टिल पेंडिंग, जितना ज़्यादा उन्हें मिलता है उतना ज़्यादा वो चाहते हैं। तो हम कहेंगे द मोर दे गेट द मोर दे वांट। आगे चलते हैं और इंग्लिश से उर्दू की प्रैक्टिस करते हैं। हम कहेंगे द प्लान वर्कड, मंसूबा काम कर गया, द क्वारल इज सेटल्ड, तुम कहेंगे झगड़े का फैसला हो गया है, द रेस्ट इज अपॉन टू यू, बकिया तुम्हारे ऊपर है, टेल इट लाइक इट इज, जैसा है वैसा बताओ, दैट्स ऑल वेल एंड गुड बट, सब ठीक है लेकिन। तो ये हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले चंद जुमले हुए। आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। और हमने आपको चंद जुमले दिए थे जिनका आपको तर्जुमा करना था, इसी तरह से एक्टिव को पैसिव में बदलना था। तो सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है द टी इज टेकन इन द मॉर्निंग यूजुअली। तो हम कहेंगे चाय आमतौर पर सुबह में पी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं द टी ये सब्जेक्ट है, इज टेकन, टेक के माने होते लेना, लेकिन यहाँ पर पीने के माने आप लेंगे चाय आमतौर पर सुबह में पी जाती है। आप आमतौर को पहले ला सकते हैं, आप कह सकते हैं आमतौर पर चाय सुबह में पी जाती है। हमारा अगला जुमला है आर दे इनवाइटेड फॉर डिनर डेली। तो हम कहेंगे क्या उन्हें रोजाना रात के खाने पर बुलाया जाता है, या रात के खाने के लिए बुलाया जाता है, या दावत दी जाती है। तो सारे माने आप ला सकते हैं, कोई भी सही है, सारे के सारे सही, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन माना यही होना चाहिए कि क्या उन्हें रोजाना रात के खाने पर बुलाया जाता है या रात के खाने के लिए बुलाया जाता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा है, गोया के हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने उर्दू में लफ्ज़ कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब भी कोई जुमला हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, किसी भी तरह का जुमला हो, अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब से या डायरेक्टली या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो हम लफ्ज़ क्या से स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है आप कभी कभी लफ्ज़ क्या ना लाएं, कभी कभी हम लफ्ज़ क्या नहीं लिखते लेकिन वो माना पाया जाता है। जैसे कि आप किसी से कहें आप अमेरिका से हैं, आप अमेरिका से हैं, तो यहाँ पे क्या माना आ रहा है, यहाँ पे माना आ रहा है कि क्या आप अमेरिका से हैं, तो वही माना है। आपने लफ्ज़ क्या को हज़फ तो कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन लहजा आपका बता रहा है कि आप सवाल कर रहे हैं लफ्ज़ क्या से। ठीक है,
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उन्हें रोजाना रात के खाने पर मधु नहीं किया जाता है। तो आपका लहजा बताएगा, बोलने का अंदाज बताएगा कि आप लफ्ज़ के यहाँ पर महजूब मानते हैं, यानी पोशीदा मानते हैं, छुपा हुआ है। हमारा अगला जुमला है माई फादर इज कॉल्ड बाई पुलिस इन द इवनिंग। कोई केस चल रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जुमला आ गया। तो हम कहेंगे मेरे वालिद को शाम में पुलिस फोन करती है। ठीक है, मेरे वालिद को शाम में पुलिस फोन करती है। अब कॉल को अगर आपने बुलाने के माने में ले लिया तो आप ले सकते हैं कि रात को या शाम को मेरे वालिद को है पुलिस फोन करती है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे तो इसका लफ्जी तर्जमा होगा कि मेरे अब्बू को फोन किया जाता है शाम में पुलिस के जरिए। तो इस तरह का कोई माना नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे मेरे वालिद को शाम में पुलिस फोन करती है। तो यहाँ पर डूअर यानी काम करने वाला आ गया है। इसको बना सकते हैं पुलिस कॉल्ड माई फादर, लेकिन चूंकि हम पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको इसी तरह बनाएंगे। हमारा अगला जुमला है सुगर इज नॉट यूज फॉर कुकिंग बिरयानी। तुम कहेंगे बिरयानी पकाने में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारा अगला जुमला है अरबिक इज स्पोकन इन नियरली 60 कंट्रीज। तो हम कहेंगे अरबी तकरीबन 60 ममालिक में बोली जाती है। आप कह सकते हैं अरबी जुबान तकरीबन 60 मुल्कों में बोली जाती है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तर्जुमा होगा अरबिक इज स्पोकन इन नियरली 60 कंट्रीज, कि अरबी जुबान तकरीबन 60 मुल्कों में बोली जाती है। तो ये हमारे जुमले हुए इंग्लिश से उर्दू। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से हमारा पहला जुमला है जैकेट ठंडी में पहनी जाती है। तो हम कहेंगे द जैकेट इज वॉर्न इन द कोल्ड। यहाँ पर वॉर्न आया हुआ, वेयर का थर्ड फॉर्म है वेयर, तो यहाँ कहेंगे द जैकेट इज वॉर्न इन द कोल्ड। यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडा मौसम, या आप ठंडा मौसम ना लेकर के, अगर आप वैसे ठंडे मौसम के लिए आते हैं विंटर, लेकिन यहाँ पे कोल्ड का मतलब ठंड लगना। ठीक है, आप यहाँ पर विंटर भी ले सकते हैं, द जैकेट इज वॉर्न इन द विंटर, या कोल्ड यानी जब ठंडी लग जाती है, खांसी वगैरह आती है तो उस वक्त पहनते हैं। यहाँ पर आप विंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जुमला हमारा है क्या आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो हम कहेंगे इज इंग्लिश टॉट हियर। इज इंग्लिश टॉट हियर, यहाँ पर हमने हियर का माना लिया। यहाँ आपके यहाँ पर यहाँ पे इस तरह का कोई माना नहीं होगा। आपके यहाँ वही माना हियर, क्योंकि आप जब बात कर रहे होंगे तो सामने वो चीज़ है ना आपके, कि आपके यहाँ जैसे आप किसी कॉलेज में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या क्या आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो यही माना है। ठीक है, तो इज इंग्लिश टॉट हियर क्या मतलब होगा, क्या आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन आप कहना चाहते हैं क्या यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश में इज इंग्लिश टॉट हियर आप तर्जुमा करते हैं कि आप क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी ठीक है। अगर आप कहते हैं क्या यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो भी ठीक है। आपके यहाँ के लिए आपको नियर यू या ऐसा कुछ लाने की जरूरत नहीं, हियर का माना ही वो पाया जाता है उसमें। हमारा अगला जुमला है मुझे हर साल अमेरिका लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो हम कहेंगे आई एम इनवाइटेड फॉर लेक्चर इन अमेरिका एवरी ईयर। ठीक है, तो आई एम इनवाइटेड, यहाँ पर वो सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। हमारा अगला जुमला है क्या तुम्हें फज्र के लिए नहीं जगाया जाता है। हम कहेंगे आर यू नॉट अवेकन फॉर फज्र। आर यू नॉट अवेकन फॉर फज्र, क्या तुम्हें फज्र के लिए नहीं जगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लफ्ज़ क्या से जुमला शुरू हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया जुमला आर से। ठीक है, हमारा अगला जुमला है दो घरों में आग लगा दी जाती है, या दो घरों को आग लगा दी जाती है, दोनों चलेगा। तो हम कहेंगे टू हाउसेज आर सेट ऑन फायर। तो सेट 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 तीनों फॉर्म एक है, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी सेट ही इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे टू हाउसेज आर सेट ऑन फायर, कि दो घरों को आग लगा दी जाती है। तो ये तर्जुमा होगा आपका ये। आगे चलते हैं और हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला हमीद प्लेस क्रिकेट डेली इन द पार्क। तो यहाँ पर रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और हमूद ये डूअर है यानी काम करने वाला है, तो इसको हम आखिर में लाएंगे बाई के जरिए। ठीक है, बाई के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में लाते वक्त वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस में कहेंगे इसको क्रिकेट इज प्लेड बाय हमूद डेली इन द पार्क। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड इन द पार्क डेली बाय हमूद। ठीक है, ये
यहाँ पर आप डूअर को लास्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड डेली इन द पार्क बाय हमूद, ये भी चल सकता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमूद यहाँ पर डूअर था, सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये डूअर के तौर पर इस्तेमाल हुआ और इससे पहले हमने बाई का इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि हमूद एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट में भी हमूदी रहेगा, सब्जेक्ट में भी हमूदी रहेगा, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया हमने, राइट। हम कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हमूद डेली इन द पार्क। हमारा अगला जुमला है दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। तो यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट बन रहा है आपका, और मिल्क ये आपका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो मिल्क पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो कहेंगे मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई देम डेली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क सब्जेक्ट बन गया, इज नॉट ड्रंक थर्ड फॉर्म बाई देम। यहाँ पर देख सकते हैं देम हमने इस्तेमाल किया बाई के साथ, दे के साथ, ठीक है। दे ये सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा, इसलिए हमने देम इस्तेमाल किया डेली। मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई देम डेली, आप कह सकते हैं मिल्क इज नॉट ड्रंक डेली बाई देम, ये भी चल सकता है, लेकिन बेहतर ये जुमला होगा डेली को आप लास्ट में लाएं। तो ये आपका दूसरा जुमला हुआ। हमारा अगला जुमला है व्हाट डज योर फादर ईट फॉर डिनर, कि आपके वालिद साहब डिनर में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ क्या शुरू में नहीं आया हुआ है, आपके आपके वालिद साहब क्या खाते हैं, ठीक है। लफ्ज़ क्या शुरू में नहीं, बीच में आया हुआ, इसलिए व्हाट आया हुआ है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाट ही ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हाट इज ईटन बाय योर फादर फॉर डिनर, व्हाट इज ईटन बाय योर फादर फॉर डिनर। हमारा अगला जुमला है व्हाट डू रुकैया एंड सुमैया कुक नाउअडेज फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर लफ्ज़ व्हाट ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे व्हाट इज कुक्ड बाय रुकैया एंड सुमैया नाउअडेज फॉर द ब्रेकफास्ट, ये आपकी पैसिव वॉइस बनेगी। हमारा अगला जुमला है डू यू लर्न इंग्लिश डेली। यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और यू ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये उलट जाएगा, हम कहेंगे इज इंग्लिश लर्न बाय यू डेली। लेकिन चूंकि इज ये हेल्पिंग वर्ब है, डू ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब होगा। चूंकि इंग्लिश ये सिंगुलर था, वाहिद था, इसलिए हमने इज इस्तेमाल किया, तो हम कहेंगे इज इंग्लिश लर्न बाय यू डेली। हमारा अगला जुमला है वेयर डज योर ब्रदर लर्न अरबिक, वेयर डज योर ब्रदर लर्न अरबिक। तो यहाँ पर अरबिक ये ऑब्जेक्ट है और योर ब्रदर ये सब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन वाला है, तो हम कहेंगे वेयर इज अरबिक लर्न बाय योर ब्रदर, वेयर इज अरबिक लर्न बाय योर ब्रदर। तो ये आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले हुए, और यही आपका पूरा होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी तरह किया होगा। आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 32, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और पैसिव वॉइस के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया, अब आगे चलते हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 32, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं उन जुमलों को जिनके आखिर में गया, खाया, सोया, इसी तरह से गया था, खाया था, सोया था, इसी तरह से जाता था, खाता था, सोता था, ऐसे कलिमात आए तो उनको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ये तारीफ है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम दो मानों में करते हैं। पहला ये कि इसका इस्तेमाल माजी में आपने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब आप पास्ट में, यानी आप माजी में कोई आदत थी आपकी, बार बार वो कोई काम आप करते थे, उसको बतलाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमालात हैं दो इसके पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। और इसको हमने तफसील के साथ, मिसालों के साथ एक्टिव वॉइस में पढ़ा है, इसलिए आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप एक्टिव वॉइस के लेसन को देख लें, वहाँ इंशाल्लाह और वाज़ेह हो जाएगी आप ये चीज़ आपके लिए। बस मैं एक दोहराना चाह रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक बार आपके जहन में सारी बातें आ जाएं। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर, और वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे। और वर्ड का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, यानी दो या दो से जायद हों उनके साथ हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और यू जो कि आप सिंगुलर यानी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं,
उसमें भी आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमालात हैं या हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर की, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तारीफात सारी की सारी एक ही होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार समझेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया था, सोया था, या गया या सोता था वगैरह जैसे कलिमात आए, और उसमें ना तो नफ़ी हो, नहीं का माना ना पाया गया, और ना ही सवाल किया गया हो, तो उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, या उन लोगों को कैद कर दिया गया। आप कहेंगे फजर बाद मस्जिद में एक दर्स दिया गया था, ठीक है, दर्स का इंतजाम किया गया था, दर्स दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ना तो नहीं है, ना ही इसमें जो है सवाल किया गया, और साथ में आप देख सकते हैं दिया गया, गया था वगैरह आया हुआ, और इसे इसके सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का मतलब डूअर होगा। यहाँ पर डूअर यानी काम करने वाला का पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव पैसिव वॉइस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर उसका है जब आप डूअर यानी जो करने वाला है उसको नहीं बतलाना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा। इसकी मिसाल की अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल होगी उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, फजर बाद मस्जिद में एक दर्स दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिसालें हैं। आप कहेंगे दे वर पुट इन द जेल, आप कहेंगे अ प्रीच वाज डिलीवर्ड इन द मॉस्क आफ्टर फज्र। प्रीच का मतलब दर्स यानी छोटा मोटा खुतबा नसीहत की बातें जो होती हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और दीगर वर्ड्स। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया दे या अ प्रीच, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब आप काम करने वाला नहीं लेंगे, बल्कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसको लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं करने वाला ही हो, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको भी हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर जो है जेल में कौन डाल रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर दे करने वाले नहीं बल्कि इनको डाला जा रहा है, ये लोग हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप काम करने वाले को यानी डूअर को भी आप जाहिर करना चाह रहे हैं कि कौन करने वाला है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वाज या वर का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद आप बाई का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डूअर का इस्तेमाल करेंगे, और डूअर में आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ का स्ट्रक्चर होगा किसका? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया अहमद ने खाना खाया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अहमद टुक फूड, या अहमद एट फूड भी आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आप पैसिव वॉइस में ले जाए तो यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, कहेंगे फूड वाज टेकन बाय अहमद। मैंने खतूत लिख लिए, आई रोट लेटर्स, ठीक है, आई रोट लेटर्स, मैंने खतूत लिख लिए। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? लेटर्स वर रिटन बाय मी। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर। चूंकि यहाँ पर आप लाना चाह रहे हैं कि लिखने वाला कौन है, और खास तौर पर ये स्ट्रक्चर उस वक्त आपको मिलेगा जब आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, जैसे यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है आपके लिए। तो आप कहेंगे अहमद टुक फूड को पैसिव वॉइस में फूड वाज टेकन बाय अहमद, या फूड वाज ईटन बाय अहमद, ठीक। अब कहेंगे लेटर्स वर रिटन बाय मी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डूअर को हमने ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट बन रहा है मी, या ऑब्जेक्टिव केस है आई का, क्योंकि अहमद का ऑब्जेक्ट अहमद ही आएगा, इसलिए यहाँ पर अहमद ही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपकी मिसाल है किसकी? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की। अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया या गया था या जाता था वगैरह जैसे कलिमात आए, और उसमें नफी भी और नहीं का माना पाया गया हो, और उसके फाइल का पता ना हो। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया था। आप कहेंगे फजर बाद आज मस्जिद में दर्स नहीं दिया गया, ठीक है, या दिया गया था भी आप कह सकते हैं। तो ये मिसालें किसकी? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव पैसिव वॉइस की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज या वर है,
उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया था। हम कहेंगे फजर बाद आज मस्जिद में दर्स नहीं दिया गया, तो आप कहेंगे दे वर नॉट पुट इन द जेल। आप कहेंगे टुडे द प्रीच वाज नॉट डिलीवर्ड इन द मॉस्क आफ्टर फजर। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नए में देखेंगे तो सब पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट भी लिखा है दे, क्योंकि टुडे को हम पहले भी लिख सकते हैं लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले लिख दिया है। उसके बाद द प्रीच, ये सब्जेक्ट है, न टुडे सब्जेक्ट नहीं बल्कि द प्रीच है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ये वर्ड है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है या मिसाल है किसकी, पास्ट एंड डेफिनिट नेगेटिव की। अगर हम इसके डूअर यानी काम करने वाले को जाहिर करना चाह रहे, बतलाना चाह रहे हैं, तो उसका वही स्ट्रक्चर होगा, बस आप आखिर में लफ्ज़ बाई ऐड कर देंगे और जो करने वाला उसको लिख देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ आप काम करने वाले को लिखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। अगर अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना नहीं खाया, मैंने खुतूत नहीं लिखे। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, अहमद डिड नॉट टेक फूड या ईट फूड, और आई डिड नॉट राइट लेटर्स। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, फूड वाज नॉट टेकन या ईटन बाय अहमद, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय मी। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय डूअर यानी करने वाला, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख सकते हैं फूड को हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा चूंकि इसके बारे में बात की जा रही है, और लेटर्स को भी लिखा, वाज ए वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे लिखा, और वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा, बाई को यहाँ पर बाई की जगह पे लिखा, और यहाँ पर काम करने वाले को लिखा अहमद, और मी ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ था, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा। अगर हम आगे बात करें पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल किया गया हो, जिनके आखिर में गया था, जाता था, या जाता था, गया वगैरह जैसे कलिमात आए और सवाल भी किया गया। जैसे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया था, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी चीजें पाई जिनका अभी मैंने तस्करा किया, तो उनको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने जुमले में। अगर मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया था, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। तो हम कहेंगे वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी, चूंकि लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी। वाई वाज दिस मॉस्क नेम्ड एज ओल्ड मॉस्क, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। ठीक है, चूंकि लफ्ज़ पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें लफ्ज़ वाट नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन वाला सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन वाला लफ्ज़ नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने वर्ड से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने वर्ड इस्तेमाल किया चूंकि दे है, ये प्लूरल है, कहेंगे वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी। इसी तरह से वाई वाज दिस मास्क नेम्ड एज ओल्ड मास्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड चूंकि था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा, और दीगर जो वर्ड्स पाए गए थे इनको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सारी मिसालें हैं पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, अगर आप इसके करने वाले को जाहिर न करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप बतलाना चाह रहे हो कि करने वाला कौन है तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, उसके बाद डूअर, उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर लफ्ज़ कैसे कोई हमारा उर्दू वाला जुमला स्टार्ट हो जाए तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही अपने जुमले को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना कब खाया, उसने खतूत कब लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में व्हेन डिड अहमद टेक फूड या ईट फूड, व्हेन वाज फूड टेकन बाय अहमद, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसने खतूत कब लिखे, व्हेन डिड ही राइट लेटर्स, तो आप कहेंगे व्हेन वर लेटर्स रिटन बाय हिम। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर्स यानी काम करने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड थे इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा,
और यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, चूंकि फूड ये क्या था, सिंगुलर था, इसलिए वाज लिखा, और लेटर्स ये प्लूरल है, जमा है, दो से ज्यादा है, इसलिए हमने वर्ड लिखा। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने बाई का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने डूअर यानी काम करने वाले का इस्तेमाल किया। तो ये हमारी मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की। अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया या गया था या जाता था वगैरह जैसे कलिमात आए, और इसमें सवाल भी किया गया और इसमें नफी भी हो और इसके करने वाले का इल्म ना हो, या हो लेकिन हम इसको जाहिर ना करना चाह रहे हो। तो आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला गया, आप कहेंगे आज मस्जिद की सफाई क्यों नहीं की गई। तो ये मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इसमें कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और यही अगर आपका जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए उर्दू में, तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देंगे उस जुमले को। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में आप देख सकते हैं, बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला गया, आज मस्जिद की सफाई क्यों नहीं की गई। तो हम कहेंगे वाई वॉज द किंग नॉट पुट इन द जेल, वाई वॉज द मॉस्क नॉट क्लीन टुडे। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वाज या वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, उसके बाद हमने नॉट को लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने लिखा, और यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर आप इसके सब्जेक्ट आई मीन डूअर यानी काम करने वाले को नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके काम करने वाले को भी जाहिर करना चाह रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के साथ डूअर का भी इस्तेमाल करेंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव केस को आप लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का विद डूअर यानी काम करने वाले के साथ। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खुतूत क्यों नहीं लिखे। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, वाई डिड अहमद नॉट टेक फूड। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, वाई वाज फूड नॉट टेकन बाय अहमद, यहाँ पर टेक के बजाय ईट भी कर सकते हैं। वाई डिड ही नॉट राइट लेटर्स, उसने खुतूत क्यों नहीं लिखे, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या बनेगी, वाई वर लेटर्स नॉट रिटन बाय हिम। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय डूअर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा है, बाई को हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर काम करने वाले को हमने लिखा है। और ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव केस ही हैं, क्योंकि बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा प्रीपोजिशन के बाद। तो ये आपकी पूरी मिसालें हुई किसकी, ये आपकी मिसालें हुई पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो ये आज का पूरा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सबक था। और आज हमने क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में गुफ्तगू की गई, और मैं बताया पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में गया, खाया, सोया, गया था, खाया था, सोया था, जाता था, खाता था, सोता था वगैरह जैसे कलिमात आए, तो उनको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सवाल हम कब करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सवाल हम करेंगे नंबर एक, माजी में कोई काम हमने किया था उसको बताने के लिए, या कोई काम हुआ था, चूंकि पैसिव वॉइस में तो आपने किया था कहना सही नहीं होगा, कोई काम हुआ था उसको बताने के लिए। इसी तरह इसका इस्तेमाल कोई आदत थी उसको बताने के लिए भी हम करते हैं माजी में। काइंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी कुल 4 किस्में होंगी। पहला अफर्मेटिव कहलाएगा, दूसरा नेगेटिव कहलाएगा, तीसरा इंट्रोगेटिव कहलाएगा, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ड का इस्तेमाल प्लूरल के साथ है। इसी तरह से यू जो कि आप सिंगुलर के माने में लेते हैं, तुम के माने में अकेले के लिए, उसके साथ भी आप वर्ड ही का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। लेकिन अगर आप डूअर को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे उसका।
पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और वाज या वर्ड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर आप अगर लाना चाहते हैं तो बाई के साथ जोड़ को लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप जाहिर करना चाहते हैं तो बाई के साथ डू वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपका कोई उर्दू वाला जुमला लफ्ज़ कैसे शुरू हो जाए तो हम डायरेक्टली अपना जुमला वाज या वर्ड से ही शुरू करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आप डोर को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। आगे चलते हैं और आपके सवाल लेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम सुनते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और हम अपने मामूल के हिसाब से एक्सरसाइज लेंगे। सबसे पहले हम अल्फाजो मानी लेंगे, और ये अल्फाजो मानी अभी प्रोफेशन से ही मुतालिक है, यानी पेशे से मुतालिक है। और इसमें से पहला आपका लफ्ज़ है स्कल्प्टर। मुझे समझ सा जिस संग तराश, यानी जो पत्थर वगैरह तराशता है उसको बोलते हैं। सीड्समैन, बीज फरोश। सेलर ऑफ परफ्यूम या परफ्यूमर या परफ्यूम सेलर, खुशबू फरोख्त करने वाला। सर्वेंट, नौकर या खादिम। शेफर्ड, चरवाहा। शूमेकर, जूता बनाने वाला। शॉपकीपर, दुकानदार। स्नेक चार्मर, सपेरा। सोल्जर, आप इसको सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर, जा के आवाज आएगी, सोल्जर। सिपाही, स्पेशलिस्ट, माहिर। आगे चलते हैं, मजीद अल्फाज मानी लेते हैं, जिसमें से है सर्जन। सर्जन यानी जो ऑपरेशन करने वाला होता है। स्वीपर, साफ करने वाला या भंगी जिसे आप कहते हैं। टेलर, दर्जी। टीचर, उस्ताद। ट्रांसलेटर, यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, यस की आवाज निकालते हैं, एस की, एस, लेकिन इसमें थोड़ी सी जा की आवाज आएगी। ओके, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर भी नहीं कहेंगे आप, बहुत हल्की सी आप जा की आवाज निकालेंगे। इसमें हम लोग गलत पढ़ते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं ना, ट्रांसलेटर, बट ये अमेरिकन में ब्रिटिश दोनों में ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, मुतरजिम। ट्रेजरर, ट्रेजरर, खजांची। टर्नर, बारी वाला। ट्यूटर, ट्यूटर या मुदर्रिस या मुअल्लिम, मुदर्रिब भी आप कह सकते हैं। टाइपिस्ट, टाइपिस्ट यानी टाइपिंग करने वाला, जो टाइपिंग करता है उसको बोलते हैं टाइपिस्ट। हमारे अगले अल्फाज मानी अफ़ाल से मुताल्लिक़ है, जिसमें से पहला है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, पसंद करना। लिसन, लिसेंड, लिसेंड, सुनना। लिव, लिव्ड, लिव्ड, रहना। लुक, लुक्ड, लुक्ड, देखना। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, इंतज़ाम करना। मैरी, मैरिड, मैरिड, निकाह करना। मेंशन, मेंशनड, मेंशनड, जिक्र करना। माइंड, माइंडेड, माइंडेड, ध्यान देना। मिसयूज, मिसयूज्ड, मिसयूज्ड, गलत इस्तेमाल करना। मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, तरगीब देना। मूव, मूव्ड, मूव्ड, हरकत करना या आगे बढ़ना। तो ये हमारे अफ़आल हैं। आगे चलते हैं और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला है, पहला जुमला है, अब बस बहुत हो गया माहीन, वो कलम वापस कर दो। तो हम कहेंगे दैट्स एनफ माहीन, गिव दैट पेन बैक टू मी। इसको आप चेंज कर सकते हैं, माहीन की जगह आप कुछ और कह सकते हैं। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट कनी कलम की जगह कुछ और कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है या बराबर है कैसे कहेंगे, दैट्स इट। बेहतर है या ठीक है आप कहेंगे दैट्स मोर लाइक इट। कोई हद नहीं है, द स्काई इज द लिमिट। वक्त पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, तुम कहेंगे देयर इज नो वे वी कैन रीच ऑन टाइम। हमारे अगले जुमले हैं, काम बिल्कुल बंद हो गया, तुम कहेंगे द वर्क केम टू अ स्टैंड स्टिल। उनका खेल खत्म, देयर गेम वाज अप।
तुम्हारे जैसे सैकड़ों फिरते हैं। देयर आर हंड्रेड्स लाइक यू नॉकिंग अबाउट। एक गलती हो गई है। देयर हैज बीन अ मिस्टेक। कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हरी। तो ये हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए। आगे चलते हैं और हम ग्रामर एक्सरसाइज लेते हैं, और ये आपके जुमले हैं जिनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। सबसे पहला जो जुमला है वो है, अ माइनर गर्ल वाज रेप्ड बाय 3 पीपल। ये बहुत खतरनाक जुमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। चूंकि अखबार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो माइनर गर्ल मतलब नाबालिग लड़की जो भी बुलूगत को नहीं पहुंची है। रेप का मतलब इसमें दरी करना। बाय 3 पीपल, 3 लोग। अब आप इसको कैसे करेंगे तर्जुमा, अपने हिसाब से आप करेंगे, ठीक। माई कंप्यूटर वॉज नॉट रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। माई डॉटर्स वर टॉट द होली कुरान इन द चाइल्डहुड। डॉटर्स, अब सारी चीज़ आप जानते हैं। वाई वर यू नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मौका। वाई वॉज द एम्बुलेंस नॉट कॉल ऑन टाइम। कॉल का मतलब बुलाना यहाँ पर करेंगे आप, फोन करने के माने में नहीं करेंगे। एम्बुलेंस को फोन करना अच्छा नहीं होगा, बुलाने के माने में ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। हमारे अगले जुमले हैं उर्दू में, इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। पहला जुमला है, इस फसाद में 10 घर जला दिए गए। घर जलाना, सेट हाउस ऑन द फायर। क्या इनकाउंटर में 10 लोग मारे गए। इनकाउंटर के लिए इनकाउंटर आता है, मारने के लिए किल आएगा, किल। पुलिस को फोन किया गया था, फोन कॉल्ड, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंची। पहले मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। क्या सच में तुम लोग को हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। क्या सच में तुम लोगों को हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इजाज़त देने का मतलब होता है परमिट। इजाज़त देने का मतलब होता है परमिट। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। दाखिल होने के लिए आते हैं इंटर। ओके, तो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी, परमिट टू इंटर। क्या हो जाएगा, परमिट टू इंटर, इस तरह बनेगा। ये आपके उर्दू वाले जुमले, इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। हमारे अगले जुमले हैं जिनको आपको पेसिव वॉइस में बदलना होगा, और ये बहुत ही आसान जुमले हैं, इनको आपको पेसिव वॉइस में करना होगा। सबसे पहला है, पुलिस अरेस्टेड 3 thieves। द मैन किल हिज वाइफ ओवर डॉवरी। दे डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द ब्रेकफास्ट, या फॉर द ब्रेकफास्ट। व्हाई डिड रमेश नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। डिड यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। व्हाई डिड यू नॉट सेंड योर फाइल फॉर ट्रांसलेशन। तो ये सारे जुमले हैं एक्टिव वॉइस में, इनको आपको पैसिव वॉइस में करना होगा। तो इन्हीं के साथ आज का ये हमारा सबक खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें वाज़ेह होंगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।